हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसको हम आज आरबीएससी की बुक से अच्छे से करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नए जो टॉपिक जुड़े हैं उनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस बार बनेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है आज अपन शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है बीमा एवं बैंकिंग। ये एक पूरी यूनिट ही नई जुड़ी है बीमा एवं बैंकिंग की। तो इस यूनिट के अंदर मेनली 3 टॉपिक है। एक तो बीमा एवं बैंकिंग, और एक है आरबीआई अपना जो सेंट्रल बैंक है वो और उसका फंक्शंस यानी कि कार्य, और एक है उपभोक्ता जागरूकता के बारे में कुछ। तो अपन तीनों टॉपिक अच्छे से करेंगे। आज के इस क्लास में अपन जो है बीमा एवं बैंकिंग वाला टॉपिक देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि अपन इसमें पढ़ेंगे, दुनिया में हर किसी के लिए जोखिम और अनिश्चितताएं हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और संपत्तियां सभी जोखिमों से घिरे हुए हैं। यानी कि हर चीज़ पर क्या है? जोखिम, रिस्क। यानी कि ये जोखिम प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु को नुकसान प्रकृति द्वारा भी पहुंच सकती है और इंसान द्वारा भी पहुंच सकती है, जिनसे वित्तीय हानि होती है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है। बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की प्रक्रिया है। यानी कि किसी एक व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो वो नुकसान बहुत से लोगों द्वारा बांट लिया जाएगा। ये क्या होता है? एक बीमा होता है। यानी कि अपन जो प्रीमियम भरते हैं, 100 लोग प्रीमियम भरते हैं, 100 में से किसी एक को नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई उन 100 लोगों की प्रीमियम से होगी। यही एक बीमे की तकनीक है, जिससे विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि उस हानि को उन जो प्रीमियम भरने वालों लोग को है उनकी प्रीमियम से उस हानि को का प्रभाव कम कर दिया जाता है। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक करार है, एग्रीमेंट है। किसी नियमित अथवा प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को कोई विशिष्ट घटना हो जाने पर एक विशिष्ट धनराशि अदा करने का वचन देती है। यानी कि कुछ भी नुकसान हो जाने पर जिस चीज़ का बीमा किया होता है उसका एक निश्चित धनराशि देने का जो है वचन देती है बीमा कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे बीमे के प्रकार। तो बीमा का जो प्रकार है वो है, पहला है बीमे के प्रकार में पहला है जीवन बीमा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। ना ये लोगो दिख रहा होगा, एक आपने नाम सुना ही होगा LIC का, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC जो है वो देती है जीवन बीमा। तो जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच एक करार यानी कि एग्रीमेंट है, जिसमें बीमाकर्ता एक प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के निमित्ती को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है। निमित्ती यानी कि नॉमिनी। यानी कि जीवन बीमा में क्या है, किसी व्यक्ति का बीमा किया हुआ है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होगा उसको जो बीमा कंपनी है वो एक निश्चित धनराशि का भुगतान करेगी। जीवन बीमा पॉलिसियाँ आपके परिवार को संरक्षण का वचन देती है और उस समय भी उनके भविष्य को निश्चिंत बनाती है जब उनकी देखरेख करने के लिए आप उनके आसपास नहीं होते हैं। यह है जीवन बीमा। इन बीमा के जो प्रकार हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत से प्रकार का होता है, यहाँ पर मुख्य मुख्य बता रखे होंगे। तो कौन सा बीमा, कोई भी आपको एक घटना बता दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा उसमें कौन सा बीमा काम करेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अपन क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें पढ़ते हैं इनमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसके आप नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है। यानी कि स्वास्थ्य बीमा जो है वो कोई बीमार हो जाता है तो उसके जो खर्चे होंगे उस बीमारी से ठीक होने के उनकी पूर्ति करेगा। फिर अगला है यात्रा बीमा।
इसका उद्देश्य अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान हुए चिकित्सकीय उपचार, वित्तीय चूक एवं अन्य हानियों की पूर्ति करता है। यात्रा बीमा जो है यात्रा के दौरान कोई भी घटना या दुर्घटना हो जाती है उसकी पूर्ति करता है। फिर गृह बीमा, होम इंश्योरेंस, यह हमारे घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इस बीमा में भवन बीमा और अंतर वस्तु बीमा दोनों ही आते हैं, यानी कि घर का बीमा और घर के अंदर जो सामान है उसका बीमा। सामान्य रूप से इसमें आग, खराब मौसम, प्राकृतिक विनाश, चोरी या चोरी की कोशिश के कारण हुई क्षति से आपको सुरक्षा मिलती है। तो ये गृह बीमा था। आगे अपन देखेंगे नए बीमे का प्रकार। अगला है अपना टॉपिक जो है मोटर बीमा का है, तो वो देखेंगे अपन। तो जो मोटर बीमा है, मोटर या वाहन बीमा किसी दुर्घटना या चोरी के फलस्वरूप होने वाली हानि या देयताओं के लिए हमारे वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के प्रयोग से तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति की हुई क्षति या आई चोट के लिए कानूनी रूप से वाहन स्वामी उत्तरदायी होता है। यानी कि अपन कोई गाड़ी चला रहे हैं, उससे किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो थर्ड पार्टी होती है उसको जो नुकसान होता है उसके लिए भी जो वाहन चालक है वो जिम्मेदार है। इसलिए कानून प्रत्येक वाहन का तृतीय पक्ष उत्तरदायी बीमा होना अनिवार्य है, यानी कि हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बीमे का तो यहाँ तक हो गया, ये मुख्य बीमे यहाँ बता दिए। इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के बीमे होते हैं, यहाँ मुख्य बता दिए हैं। आगे और भी बहुत से होते हैं, फसल बीमा है, ऐसे बहुत से जानवरों का भी बीमा करवा सकते हैं अपन। ऐसे बहुत से प्रकार के बीमे होते हैं। यहाँ पर अपन ने मुख्य जो है वो देख लिए हैं। अब अपन बैंकिंग व्यवस्था के बारे में देखेंगे। आइए अब हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हैं। बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ उधार देने, निवेश करने, प्रयोजनार्थ जनता से धन की जमा राशियां स्वीकार करना है जो मांग करने या अन्य किसी प्रकार से चुकाई जाएगी, और इन्हें चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी भी प्रकार से आहरित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखिएगा ये वाला। बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बैंक के प्रकार देखते हैं अपन। मोटे तौर में भारत में बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। अब मोटे तौर पर बैंकों के दो प्रकार, अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक, ये भी याद रखिएगा। जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अधिनियम, और इसमें जो सूचित है शामिल है वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, और इसके अलावा अन्य बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अब आपको ये लिस्ट भी देखनी है कि इसमें कौन कौन से बैंक है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, बैंकों को उनके कार्य, स्वामित्व, अधिवास आदि के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट आता है वाणिज्य बैंक। कौन सा? वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों होते हैं, जो सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य जैसे व्यापार एवं वाणिज्य का वित्त पोषण करने का कार्य करते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में विभिन्न समूहों में रखा गया है। यह है वाणिज्य बैंक। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनकी स्थापना विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों और लघु उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास करने में मदद के लिए की गई थी। इसमें जैसे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक वगैरह ऐसे छोटे छोटे जो ग्रामीण बैंक है वो शामिल है। फिर आगे देखते हैं अपन
सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक में सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण सहकारी बैंक एवं शहरी सहकारी बैंक में बांटा गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सहकारी बैंक दो प्रकार के हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक खाद, बीज तथा कृषि सामग्री खरीदने हेतु, अल्पावधि ऋण तथा भूमि खरीदने हेतु, भूमि में स्थायी सुधार करने, कृषि मशीनरी व उपकरण खरीदने आदि के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराता है। ग्रामीण सहकारी बैंकों की बड़ी भूमिका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप ग्रामीण सहकारी बैंक क्या क्या है और अल्पावधि ऋण किस पे उपलब्ध कराता है और दीर्घावधि ऋण किस पे उपलब्ध करवाता है, ये भी देख लीजिएगा। फिर है शहरी सरकारी बैंक। यह शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मध्य आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आपका बैंक में खाता हो। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका बैंक में खाता है तो ही आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। तो आइए अब हम बैंक में खाता खोलने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, अब बैंक में खाता कैसे खोलते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है उसकी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बैंक में खाता कैसे खोलें। लगभग सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए प्रयुक्त क्रियाविधि और आवेदन पत्र लगभग एक समान होते हैं। इसके लिए हमें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, प्रश्न ये भी बन सकता है। लेकिन प्रश्न तो है थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बना सकते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन इजी को भी अपन को इग्नोर नहीं करना है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए अपनी। तो पहला है पते का प्रमाण। पते के प्रमाण में क्या आएगा, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या आधार कार्ड। ये पते का प्रमाण। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है पते का प्रमाण नहीं है या पते का प्रमाण है, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर फोटोग्राफ दो और न्यूनतम शेष धनराशि, यानी कि खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। बैंक शून्य शेष राशि खाते में खोलते हैं। तो क्या है, न्यूनतम शेष राशि जो है कई बैंकों में अलग अलग हो सकती है और कोई शून्य में भी खोल सकता है। चलिए आगे देखते हैं अपन। बैंक का अपने पास एक कार्ड रखता है जिसमें खाता धारक के 2 नमूना हस्ताक्षर होते हैं। सामान्यतः बैंक हस्ताक्षर को स्कैन कर लेते हैं और कंप्यूटर में सहेज कर रखते हैं। और दो जो फॉर्म में अपन जो 2 जगह सिग्नेचर करते हैं उनको जो है 2 नमूने जो है बैंक का अपने कंप्यूटर में अपलोड कर देता है। और जब भी अपन कोई अपना साइन किया हुआ चेक वगैरह ले जाता है तो वहीं से मैच करके उसको पास किया जाता है। अब बच्चों के लिए खाते खोलने की सामान्य विशेषताएं। छोटे बच्चों के लिए अपन खाता खुलवाएंगे माइनर के लिए, तो कुछ विशेषताएं हैं। कोई संरक्षक या माता पिता किसी अवयस्क के लिए खाता खोल सकते हैं। यह खाता या तो संयुक्त रूप में रखा जा सकता है या स्वतंत्र रूप में। 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है, यानी कि 10 साल तक का बच्चा जो है वो अगर खाता खोलेगा तो वो संयुक्त खाता होगा अपने माता या पिता के साथ। और 10 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है। और एक दिन चीज़ याद रखना, एटीएम कार्ड जो है वो 18 वर्ष से ऊपर ही मिलेगा, बाकी एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, चेकबुक भी नहीं मिलेगी। जिस बैंक में अवयस्क का खाता खोलना चाहते हैं उस बैंक में संरक्षक या माता पिता का खाता होना चाहिए। अब किसी माइनर का खाता अपन किसी बैंक में खोल रहे हैं तो उस बैंक में उसके माता या पिता का खाता होना आवश्यक है। फिर संरक्षक या माता पिता नियमित रूप से बैंक विवरण प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। जो बैंक अवयस्कों के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं वे बचत बैंक की सभी मूलभूत सुविधाएं भी देते हैं, वो सारी सुविधाएं देंगे। उक्त खाते में न्यूनतम शेष राशि बैंकों के नियम के अनुसार होगी। अब शेष राशि न्यूनतम यानी कि मिनिमम बैलेंस जो है वो बैंकों के नियम के अनुसार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बैंक जो है संरक्षक या माता पिता के जीवन के लिए अतिरिक्त जीवन बीमा कवच प्रदान करते हैं। यहाँ पर संरक्षक या माता पिता की मृत्यु पर एक निश्चित न्यूनतम राशि देने का आश्वासन दिया जाता है।
कुछ बैंक ये चीज़ भी ऑफर करते हैं। जब अवयस्क खाताधारक वयस्क हो जाता है तो उसके उक्त खाते को नियमित खाता माना जाएगा और बैंक वयस्क का फोटो और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। जब वो बच्चा 10 साल से बड़ा हो जाएगा तब जो है उसका खाता जो है पर्सनल कर दिया जाएगा और इसलिए उसका हस्ताक्षर और फोटो बैंक मांगेगा। फिर आगे बच्चों के बैंक खातों के लिए अपेक्षित दस्तावेज। अब किसी बच्चे का खाता खुलवा रहे तो कौन से दस्तावेज चाहिए? अवयस्क की आयु और पते के प्रमाण के दस्तावेज, संरक्षक या माता पिता और आवेदक अवयस्क के मध्य संबंध के प्रमाण का दस्तावेज, अवयस्क की पहचान का प्रमाण और अवयस्क का फोटो। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि एक वयस्क के खाता खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और अवयस्क के लिए क्या चाहिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, यदि संरक्षक या माता पिता इस खाते में अवयस्क को सक्रिय रूप से शामिल कर लेते हैं तो अवयस्क को धन का प्रबंध करना सीखने में मदद मिलती है। खाता परिचालन से बच्चे के लिए नया मार्ग प्रशस्त होता है जिसमें वयस्क होते होते वे बैंकिंग की जानकारी से परिचित हो जाते हैं। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए ये जो है लेसन यहीं ख़त्म हो जाता है, बैंक बीमा और बैंक का। इसके कुछ क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रीट में तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक घटना बताई हुई है, अब उस घटना का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार का बीमा लागू होगा ये आपको बताना है। ऐसा प्रश्न आपके रीट में आने की पूरी संभावना है। सिंगापुर में छुट्टी बिताने के दौरान परिवार के एक सदस्य की दुर्घटना में टांग टूट गई। चलिए अब कौन सा बीमा आएगा यहाँ पे? यात्रा देखो, व्यक्ति या परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यात्रा में व्यवधान उत्पन्न होगा, चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता और आर्थिक भार पड़ेगा। ये तो जो है परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। और बीमा कौन सा लागू होगा? यात्रा बीमा। क्यों? क्योंकि वो सिंगापुर में गया हुआ है छुट्टी बिताने की यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, मुंबई में परिवार के एक सदस्य का बैग चोरी हो गया। अब यहाँ पर क्या नुकसान होगा? वित्तीय एवं अन्य हानि, यानी कि आर्थिक नुकसान हो सकता है और बैग में कोई और चीज़ पड़ी है तो उसका भी नुकसान हो सकता है। और बीमा कौन सा काम करेगा? यात्रा बीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नई पारिवारिक कार की चोरी हो गई। अब कोई कार की चोरी हो जाती है नई तो नुकसान, आर्थिक नुकसान होगा, वित्तीय हानि होगी और बीमा कौन सा आएगा? मोटर बीमा, वाहन बीमा। ठीक है, आगे, पारिवारिक मकान की क्षतिग्रस्त हो गया। कोई पारिवारिक मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? वित्तीय हानि होगी और बीमा कौन सा आएगा? गृह बीमा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परिवार के एक सदस्य को जीवन जोखिम की आशंका की बीमारी जैसे कैंसर या दिल के दौरे का निदान, तो यहाँ पर क्या होगा? व्यक्ति या परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि जीवन की हानि तथा वित्तीय हानि, कि यहाँ पर इंसान भी चला गया और आर्थिक नुकसान भी हो गया। तो यहाँ कौन सा बीमा काम करेगा? जीवन बीमा। तो उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आया होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो हमारी जो बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली थी उसका ये एक टॉपिक था, बैंक और बीमा और बैंक। आगे अपन जो करेंगे वो भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य करेंगे और उसके बाद जो उपभोक्ता जागरूकता है वो, ये पूरी यूनिट अपन अच्छे से करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर कुछ प्रश्न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। कुछ एक्सरसाइज प्रश्न दे रखे हैं नीचे, अच्छे से देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद साथियों।